अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात का एक और सनसनीखेज केस सुनते हैं। चोरी की रिपोर्ट मंचनाबाद के एक थाने में दर्ज करवाई गई थी। ताहम तफ्तीशी अफसर एएसआई फिरोज तफ्तीश करते हुए मेरे पास पहुंच गया था। वो रात का वक्त था और मैं थाने से उठने की तैयारी कर रहा था। इन दिनों में जिला भावल नगर के एक कस्बे लालिका से मुताल्लिका थाने में तैनात था। मज़कूरा कस्बा दरियाए सतलज के किनारे वाक़े है। दरिया की दूसरी जानिब जिला पाकपटन का इलाका शुरू हो जाता है। दरियाए सतलज का जो हिस्सा पड़ोसी मुल्क भारत में है वो ब्यास यानी दरियाए ब्यास कहलाता है। मैंने खुशदिली से एएसआई फिरोज का इस्तकबाल किया। फिरोज सेहतमंद जिस्म का मालिक एक देहाती टाइप पुलिस वाला था। इसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 35 और 40 के दरमियान लगाया। इसके साथ 2 अफराद और भी थे। तारुफ पर मालूम हुआ कि इनमें कांस्टेबल अल्लादित्ता और दूसरा खोजी चिरागदीन था। वो तीनों सादा लिबास में थे। रस्मी अलेक सलेक के बाद मैंने फिरोज से उसकी आमद की गर्ज़ व गायत दरियाफ्त की तो मुझे मालूम हुआ कि वो एक मवेशी चोर मोहम्मद बूटा अलमारूफ बे बूटा डंगर चोर के कदमों का ताक़ुब करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। एएसआई ने कहा, मलिक साहब, बूटा डंगर चोर बहुत चालाक और होशियार वारदातिया है। हमने उसका खुरा निकाला है। वो मंचनाबाद से सीधा आपके इलाके में पहुंचा है, मगर इससे आगे का कोई सुराग नहीं मिल रहा। फिर मैंने सवालिया नज़र से उसे देखा। वो तामुल करते हुए बोला, फिर जनाब ये कि हमारी तफ्तीश से यही नतीजा निकलता है कि वो अभी तक आप ही के इलाके में कहीं रुपोश है। मैंने पूछा, क्या तुम लोगों ने इस बात की तसल्ली कर ली है कि वो मेरे थाने की हुदूद से बाहर नहीं गया था? उसने इस बात में सर हिलाया और बोला, जी मलिक साहब, खोजी चिरागदीन का माहिराना तज्जिया यही कहता है कि वो लालिका से बाहर नहीं गया। एएसआई शुरू में मुझे बता चुका था कि इसे जिस मवेशी चोर की तलाश है वो मंचनाबाद से 7 भैंसें चुराकर फरार हुआ था। मैंने इसे सवाल किया, फिरोज, क्या ये 7 की 7 भैंसें किसी एक ही शख्स की मिल्कियत थी? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और जवाब दिया, मलिक साहब, बूटा ने 2 मुख्तलिफ अफराद के बाड़ों में से ये भैंसें चुराई हैं। मौजा अलीपुर के ज़मींदार खुदाबख्श की 4 भैंसें और मौजा खालिस खुर्द के ज़मींदार गुलाम रसूल की 3 भैंसें, कुल मिलाकर 7 भैंसें मलिक साहब। मुख्तलिफ जगहों से भैंसें चुराकर यहाँ लालिका तक लाना कोई आसान काम नहीं है। मैंने कहा, काम तो वाकई बहुत मुश्किल है सरकार। खोजी चिरागदीन ने गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन ये जो बूटा डंगर चोर है ना, ये भी बड़ा कांटे का चोर है। बड़े बड़े कारनामे हैं इसके रिकॉर्ड पर। इसके बाद एएसआई बूटा के बारे में तफसीलात बताने लगा, जिसमें इसकी चोरी की वारदातों की दिलचस्प और कठिन दास्तान के अलावा इसका कद काट और हुलिया वगैरह भी शामिल था। बूटा का कद 6.5 फीट से निकलता हुआ था। वो हाथ पांव का मजबूत एक ग्रांडील शख्स था। एएसआई की तहकीक से पता चला कि बूटा मौजा अमृतका का रहने वाला था। मैंने कहा, एएसआई जी, तुमने कभी बूटा की तलाश में अमरोका का भी कोई चक्कर लगाया कि नहीं? कोई फ़ायदा नहीं हुआ जनाब, फिरोज ने बददिली से जवाब दिया। मैं कई मरतबा अमरोका जा चुका हूँ बूटा की तलाश में, मगर वहाँ एक मरतबा भी इससे मुलाकात नहीं हो सकी। वहाँ रहने वालों का कहना है कि वो कभी कभार ही अपने गांव का फेरा लगाता है। हमारे दरमियान कुछ देर तक बूटा डंगर चोर के बारे में गुफ्तगू होती रही। फिर मैंने एएसआई फिरोज से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बूटा की तलाश में आपकी मदद दरकार है जनाब। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ पूरा ताउन करूँगा। वो खुश हो गया और ममनूनियत आमेज़ नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने एक कांस्टेबल को अपने पास बुलाया और इसे हिदायत जारी करने लगा, नजीबुल्लाह, एएसआई साहब और इनके साथियों के लिए खाने पीने और मंजी बिस्तरे का बंदोबस्त करो। ये हमारे मेहमान हैं। ओके सर, कांस्टेबल ने नहायत फर्माबरदारी से कहा और मेरे कमरे से निकल गया। मैंने एएसआई फिरोज से कहा, तुम लोग खाओ पियो और आराम करो, अब सुबह ही हमारी मुलाकात होगी। इसके बाद मैं थाने से मुल्हिक अपने सरकारी क्वार्टर में आ गया। दूसरी सुबह मैं थाने पहुंचा तो पता चला कि मंचनाबाद वाले सरकारी मेहमान रुखसत हो चुके थे। मुझे इस पर सख्त हैरत हुई और मैंने शबीना ड्यूटी वाले एएसआई को अपने पास बुला लिया और इससे इस सिलसिले में इस्तफसार किया। एएसआई ने बताया, मलिक साहब, वो तीनों तो सुबह होते ही निकल गए थे।
मैंने फिरोज से इस कदर उजलत में रुखसत होने की वजह पूछी तो उसने बताया कि इन्हें बूटा का एक सुराग मिला है और वो उसी को छापने जा रहे हैं। इन्हें मवेशी चोर बूटा का ऐसा कौन सा सुराग मिला था कि उन्होंने मेरा भी इंतजार नहीं किया? मैंने कहा, कम से कम मेरे थाने पहुंचने तक तो रुक जाते। एएसआई ने बताया, मलिक साहब, मैंने फिरोज से कहा था कि आपको मुत्तला कर दिया जाए, तो जवाब में उसने कहा कि जब आप थाने आए तो आपको बताया जाए। वैसे भी वो वापस आने का कहकर गए हैं। वो कहाँ गए हैं? मैंने पूछा। तुम बूटा के बारे में किसी सुराग का जिक्र कर रहे थे। एएसआई ने इस बात में सर हिलाया और जवाब दिया, मुझे फिरोज ने जो कुछ बताया है इसके मुताबिक खोजी बाबा चिराग दीन अलग सुबह उठने का आदी है। वो हवाईजे जरूरिया के लिए खेतों की जानिब निकल गया था। वापिस आकर उसने बताया कि बूटा के कदमों के निशानात दरिया की तरफ जाने वाले रास्ते पर पाए गए हैं। ये खबर सुनते ही एएसआई फिरोज अटेंशन हो गया। उसने कांस्टेबल अलादीता को भी जगा दिया और वो तीनों नाश्ता किए बगैर थाने से निकल गए। जाते हुए फिरोज ने कहा था कि अब वो कोई खुशखबरी लेकर ही वापस आएंगे। मैंने पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर पूछा, इन्हें रात में खाने पीने और आराम करने के हवाले से किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं हुई? एएसआई ने पुरवसूख अंदाज में जवाब दिया, हमने पूरी तरह इनका ख्याल रखा था मलिक साहब। शाबाश, मैंने इसकी कारकर्दगी को सराहते हुए कहा। महकमा जाती मसाइल से 2-4 मेहमानों का ख्याल रखना हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। मेरी दुआ है कि फिरोज को बूटा के बारे में कोई मुफीद और हौसला अफजा सूरत हाल ही से वास्ता पड़े। बेचारा पहले ही बड़ी दरबदरी के बाद यहाँ पहुंचा था। एएसआई ने कहा, मलिक साहब, उम्मीद तो यही है कि फिरोज को कामयाबी होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैंने खुलूस से दिल से कहा। थोड़ी देर बाद एएसआई मेरे कमरे से रुखसत हो गया। मैं रोज़मर्रा की मसरूफियत में मशगूल हो गया। मुझे ज़रूरी काम निपटाते हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि कांस्टेबल शाहिद अली ने मेरे पास आकर बताया, मलिक साहब, चाचा करमू फौरी तौर पर आपसे मिलना चाहता है। ये चाचा करमू कौन है? मैंने पूछा, और मुझसे फौरन मिलने की वजह क्या है? कांस्टेबल ने मेरे सवालात का जवाब देते हुए बताया, करमू का असल नाम तो करमदीन है मलिक साहब, और वो यहीं लाडिका का रहने वाला है। वो आपसे इसलिए मिलना चाहता है कि गुज़िश्ता रात उसके घर में चोरी हो गई है। चोरी? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। जी हाँ, कांस्टेबल ने बताया, चोर चाचा करमू का जमा जूता सब लेकर चले गए हैं। बेचारा बहुत परेशान है, इसको तो आंसू ही नहीं रुक रहे। मैंने इसे बरामदे में बेंच पर बिठा रखा है। कांस्टेबल की वजाहत के दौरान में मेरा जहन चोर और चोरी के अल्फाज और इन अल्फाज के मफहूम में उलझा रहा। गुज़िश्ता रात और अभी थोड़ी देर पहले तक मवेशी चोर बूटा का जिक्र होता रहा था और अब करमू चाचा के घर में चोरी का तस्करा हो रहा था। इस वक्त मेरा दिमाग बहुत तेज रफ्तारी से काम कर रहा था। मैंने कांस्टेबल से कहा, फरियादी को अंदर भेजो। जी। किसको अंदर भेजूं मलिक साहब? फरियादी को, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, वो शख्स जो बाहर बरामदे में बैठा हुआ है। ओके सर, मैं समझ गया, कांस्टेबल ने सल्यूट मारते हुए कहा। मैं करमू चाचा को अभी आपके पास भेजता हूँ। चंद लम्हात के बाद करमदीन सरापा फरियाद बना मेरे सामने मौजूद था। मैंने उसकी खस्ता हालत को देखते हुए उसे कुर्सी पर बैठने को कहा। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद वो बैठ गया। करमदीन उर्फ चाचा करमू तहमद और कुर्ते में मलबूस था, रंगत गंदुमी और हाथ पांव मजबूत। इसकी उम्र का अंदाजा मैंने 45 और 50 के दरमियान लगाया, जो अज़ाबाद दुरुस्त साबित हुआ। वो लगभग 47 साल का था। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया, करमदीन, सुना है कि तुम्हारे घर में चोरी हो गई है, क्या कुछ गया है? कख नहीं रहा जनाब, वो गुलूगीर आवाज में बोला, जालिम मेरी जिंदगी भर की कमाई ले गए हैं। मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा, जरा तफसील से बताओ। मेरे पुरखुलूस अंदाज ने उसे हौसला दिया और वो फट पड़ा। उसने आंसू बहाते हुए मुझे अपनी बिपता सुनाई, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता रात किसी वक्त उसके घर में चोरी हो गई थी। इसे इस अंधोनाक वाक़ये के बारे में सुबह खबर मिली थी। वो मुंह अंधेरे उठने का आदी था। वो जून का महीना था और इन दिनों बड़ी कयामत खेज गर्मी पड़ रही थी। दिन में आसमान का आग बरसाता था तो रात भी ईज़ा रसानी के तमाम आलात के साथ जलवा अफरोज होती थी। हब्स इस बला का था कि लोगों को मकानों की छतों पर सोना पड़ता था, या फिर जिन लोगों के सहन कुशादा थे वो वहाँ चारपाइयाँ बिछा लेते थे। करमदीन के घर का सहन बहुत छोटा था, लिहाजा वो अपनी बीवी और बेटी के साथ मकान की छत पर सोता था। सुबह से पहले जब वो उठकर नीचे आया तो उसने घर का बैरूनी दरवाज़ा खुला पाया। उसका माथा ठनका।
اسے اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو چھت پر جانے سے پہلے اس نے نہ صرف یہ کہ دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی تھی بلکہ باقاعدہ تالا بھی لگایا تھا۔ کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ کر کرم دین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ تشویشناک انداز میں مکان کے کمروں کی جانب بڑھا۔ دو میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور یہ بہت خاص کمرہ تھا۔ اسی کمرے میں کرم دین کی زندگی بھر کی کمائی محفوظ کی گئی تھی۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ طاق میں رکھے چراغ کو جلا کر اس نے کمرے کی تاریکی کو حتی الامکان کم کر دیا۔ پھر کمرے کے اس گوشے کو تلاشنا چاہا جہاں جمع پونجی کو چھپا کر رکھا گیا تھا، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کرم دین کی متاع حیات چور لے کر جا چکے تھے۔ میں نے اس کے بیان کے وقفے میں پوچھا، کرم دین، تمہارا جو نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں بتاؤ گے؟ ضرور بتاؤں گا سرکار، وہ روندی ہوئی آواز میں بولا۔ میرا سب کچھ ایک جستی ٹرنک میں محفوظ کیا گیا تھا۔ میں نے خود محفوظ کیا تھا۔ وہ میری زندگی بھر کی کمائی تھی جو میں نے ایک خاص مقصد کے تحت محفوظ کی تھی۔ پھر اس نے اپنے خاص مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی نگہت عرف نگو کی شادی بڑی شان اور دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بچت سے رفتہ رفتہ نگو کا جہیز جمع کر رہا تھا اور تمام چیزیں اس نے جستی ٹرنک میں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا، کرم دین، نگو کے جہیز کے لیے تم نے جو سامان جمع کیا تھا اس کی تفصیل کیا ہے؟ کرم دین نے جواب دیا، تھانے دار صاحب، میں نے داج کے سلسلے میں صرف قیمتی چیزیں ہی خریدی تھیں جو ٹرنک میں بآسانی رکھی جا سکتی تھیں۔ فرنیچر اور دیگر بڑے سامان کے لیے میں نے نقد رقم محفوظ کر لی تھی۔ یہ تمام چیزیں میں شادی سے چند روز قبل خریدنا چاہتا تھا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کرم دین، میں نے کہا۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں سرکار، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جستی ٹرنک میں 15 تولے کے طلائی زیور تھے، اس کے علاوہ 20 جوڑے کپڑوں کے تھے جن میں 10 جوڑے ریشمی اور کامدار تھے جبکہ باقی جوڑے سادہ ریشمی اچھی قسم کے کپڑے سے تیار کیے گئے تھے۔ علاوہ ازیں نقدی بھی اسی ٹرنک میں کپڑوں کی تہہ میں رکھی گئی تھی۔ نقد رقم کتنی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کرم دین نے جواب دیا، پورے 5,000 روپے تھے سرکار۔ میں چونکا۔ اس زمانے میں 5,000 روپے اچھی خاصی رقم ہوتی تھی۔ پھر 15 تولے سونے کے زیورات کی بھی بڑی اہمیت تھی، اس پر 20 جوڑے قیمتی کپڑوں کے۔ یہ تو ایک شاندار شادی کی تیاری نظر آتی تھی۔ واضح رہے کہ وہ بہت سستا زمانہ تھا۔ اس وقت سونے کا بھاؤ لگ بھگ 80 یا 90 روپے تولہ تھا۔ 5 روپے کی نہایت اعلیٰ کوالٹی کی 1 من گندم مل جاتی تھی۔ اسی تناظر میں نے کرم دین سے سوال کیا، کرم دین، تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے بتایا، میں ایک چھوٹا سا مزارع ہوں تھانے دار صاحب۔ مزارع؟ یعنی کہ تابع مرضی مالک؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں سرکار، میں مزارع خود کاشت قسم کا زمیندار ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے روزگار، عزت اور صحت دے رکھی ہے۔ کاشتکار ہوں، کاشتکاری کرتا ہوں، اللہ اللہ خیر سلہ۔ واہ واہ، کیا زمانہ تھا! ان پڑھ لوگ بھی محاورے اور بولی ٹھولی سے بخوبی آگاہ تھے۔ کرم دین نے کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا تھا، مگر اس نے میرے مبنی بر محاورہ سوال کا جواب بھی بامحاورہ ہی دیا تھا۔ اب تو وہ دور خواب و خیال ہو کر رہ گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کرم دین، جب تم نے دیکھا کہ کمرے سے جستی ٹرنک غائب ہے تو پھر تم نے کیا کیا؟ میرا تو جناب دماغ ہی گھوم گیا تھا، وہ قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ میرے دوستانہ اور ہمدردانہ رویے نے اسے خاصا حوصلہ بخش دیا تھا۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں بھاگم بھاگ چھت پر گیا اور جھنجھوڑ کر اپنی گھر والی کو جگا دیا۔ زینت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے جب اسے صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ فوراً دوپٹہ سنبھالتے ہوئے میرے ساتھ نیچے آئی۔ پھر جب اس نے کمرے میں جستی ٹرنک کو غیر موجود پایا تو ہائے ہائے کرنے لگی۔ وہ چوروں کو کوس رہی تھی۔ اسی شور و غل سے نگو کی آنکھ بھی کھل گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ بھی ہمارے پاس پہنچ چکی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے سوال کیا۔ کرم دین تھوک نگلتے ہوئے بولا، ہونا کیا تھا جی، ہمارے شور شرابے سے آلے دوآلے کے لوگ بھی ہماری جانب متوجہ ہو گئے۔ اس وقت سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا گھر لوگوں سے بھر گیا۔ پھر ہم چوروں اور ٹرنک کے بارے میں باتیں کرنے لگے اور اب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ کرم دین کی تفصیل اختتام پذیر ہوئی تو میں نے پوچھا، تمہارا جو جستی ٹرنک چوری ہوا ہے اس میں کوئی تالا وغیرہ بھی لگا ہوا تھا؟ جی سرکار، بہت مضبوط تالا لگایا تھا میں نے سوال کیا، کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے
کہ چوری کس نے کی ہوگی؟ نہیں تھانے دار صاحب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، کسی سے تمہاری دشمنی؟ میں نے تو ہمیشہ لوگوں کو دوست بنانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ بات تمہارے علاوہ اور کون جانتا تھا کہ جسٹی ٹرنک میں تم نے قیمتی سامان اور طلائی زیورات وغیرہ کو چھوڑا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ بات صرف 3 افراد کو معلوم تھی۔ پھر اس نے وضاحت کی، یعنی کہ میں، میری گھر والی اور نکو۔ ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے نکو کی شادی کے سلسلے میں کیا کچھ جمع کر رکھا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری بیوی یا بیٹی نے کسی شخص سے جسٹی ٹرنک کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہوگا؟ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، میں نے انہیں اس معاملے میں سختی سے زبان بند رکھنے کی تاکید کر رکھی تھی اور مجھے امید ہے انہوں نے میری تاکید کو ذہن میں رکھا تھا۔ ویسے میں نے اپنی تسلی کے لیے زینت اور نکو سے یہ سوال آسب کیا تھا۔ ان دونوں کا ایک ہی بیان ہے، انہوں نے اس سلسلے میں اپنی زبان بند ہی رکھی تھی۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد کرم دین کو باہر بیٹھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، میں ابھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وقوع کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے، باقی کارروائی اس کے بعد ہوگی۔ وہ مطمئن انداز میں میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر ASI کامیشا کو اپنے پاس بلا لیا۔ کامران محمود عرف کامیشا نہایت فرد شناس اور ذمہ دار پولیس افسر تھا۔ اس کے والد بڑے شاہ صاحب برٹش پولیس میں تھے۔ پاکستان کے قیام کے بعد وہ پاکستان پولیس میں آ گئے۔ اب بڑے شاہ صاحب ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ کامیشا کا تعلق منڈی صادق گنج کے علاقے موزہ مدھانی والا سے تھا۔ کامیشا چند لمحات کے بعد میرے پاس موجود تھا۔ میرے تھانے میں سب سے زیادہ فعال اور جرأت مند نوجوان افراد میں کامیشا کا نمبر پہلا تھا۔ میں نے مختصراً کامیشا کو کرم دین کے گھر ہونے والی چوری کی واردات سے آگاہ کیا، پھر کہا، ہمیں فوراً موقع واردات پر پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ پرجوش انداز میں بولا، میں 10-15 منٹ میں روانگی کی تیاری کر لیتا ہوں۔ جب تک کامیشا واپس آتا، میں نے اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کو متعلقہ جگہوں پر رکھا، پھر کرم دین کے ہمراہ اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ کرم دین عرف کرمو کا گھر ایک عام سا مکان تھا۔ پیچھے 2 کمرے تھے، کمروں کا ایک ایک دروازہ صحن میں کھلتا تھا، جبکہ دونوں کمروں کی درمیانی دیوار میں بھی ایک دروازہ موجود تھا۔ صحن بہت مختصر تھا، جس کے ایک کونے میں رسوئی نما باورچی خانہ بھی بنا ہوا تھا۔ باورچی خانے کے دروازے کے باہر چھوٹا سا کھرا بنایا گیا تھا، جہاں برتن وغیرہ دھوئے جاتے تھے یا پھر کپڑوں کی دھلائی ہوتی ہوگی۔ میں نے کرم دین کی معیت میں اس کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا، جس کے اندر جسٹی ٹرنک رکھا گیا تھا۔ کرم دین نے اس جگہ کی نشاندہی بھی کی جہاں مذکورہ ٹرنک پڑا ہوا تھا۔ کرم دین کی زبانی معلوم ہوا کہ جس کمرے میں ٹرنک موجود تھا، اس کا بیرونی دروازہ ہمیشہ بند رکھا جاتا تھا۔ اس کمرے میں آمد و شد کے لیے وسطی دیوار میں موجود دروازہ استعمال کیا جاتا تھا۔ کمرے کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ چور کو جسٹی ٹرنک تلاش کرنے میں کسی قسم کی زحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ کمرے میں موجود ہر شے اپنی مناسب جگہ پر رکھی نظر آ رہی تھی۔ اس سے ایک بات واضح ہو کر سامنے آ رہی تھی کہ چور جو کوئی بھی تھا یا تھے، وہ اس قیمتی ٹرنک کی وہاں موجودگی اور مقام سے پوری طرح آگاہ تھے، ورنہ چوری کی وارداتوں میں جائے وقوع پر خاصی افراتفری اور اکھاڑ پچھاڑ دیکھنے میں آتی ہے۔ جائے واردات کا تفصیلی نقشہ تیار کرنے کے بعد میں وہاں موجود لوگوں سے سوال جواب کرنے لگا۔ کافی کوشش کے بعد بھی کوئی ایسی بات یا اشارہ سامنے نہیں آیا جس سے چور یا چوروں کے بارے میں کسی قسم کی رہنمائی حاصل ہوتی۔ پوچھ تاچھ کے سلسلے میں نے کرم دین کی بیوی اور بیٹی سے بھی مختلف سوالات کیے۔ انہوں نے بھی اس سلسلے میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ کرم دین کی بیوی زینت بی بی نے سینہ کوبی کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ 10 دن بعد نکو کی بارات آنے والی ہے، اس کے داج کا سارا سامان تو چور لے گئے، اب یہ شادی کیسے ہوگی؟ سب ٹھیک ہو جائے گا بھلے لوگے، کرم دین نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولی، اللہ تو کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، مگر وہ تمہارا بھائی۔ اتنا کہہ کر زینت نے معنی خیز نظر سے شوہر کو دیکھا اور بولی، فضل دین بغیر داج کے میری نکو کی ڈولی لے کر نہیں جائے گا۔ تم بدگمانی کی باتیں نہ کرو، کرم دین نے کمزور سا احتجاج کرتے ہوئے کہا، فضل دین میرا بڑا بھائی ہے، وہ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ مجبوری؟ وہ منہ بگاڑ کر بولی، اگر فضل دین کو ہماری مجبوری کا احساس ہوتا تو کیا 15 تولے کی شرط ہی کیوں لگاتا؟ کیا نکو اس کی بھتیجی نہیں ہے؟
करम दीन ने मुतदिल लहजे में कहा, मैं फिर यही कहूँगा कि तुम फजल दीन के बारे में किसी गलतफहमी का शिकार हो रही हो, बल्कि ये तुम्हारी हासिदाना सोच है। मैं क्यों हसद करूँगी किसी से, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। वो मायना खेज लहजे में बोला, मैं जो कुछ भी जानती हूँ उसमें हसद की कोई गुंजाइश नहीं निकलती। जीनत ने शौहर को घूर कर कहा, तुम खामखा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। करम दीन ने कहा, इसमें इल्ज़ाम की क्या बात है। मैंने तुम्हारे भांजे का रिश्ता रद्द करके अपने भतीजे से निको की शादी करने का फैसला किया है, यानी तुम्हारी बहन की बनिस्बत अपने भाई के बेटे को तरजीह दी है। तुम्हारे हसद की वजह समझ में आती है। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने इजाफा किया, निको का नसीब जहाँ लिखा था वहाँ उसकी बात पक्की हो गई। तुम जलना कुड़ना छोड़ दो। मेरी जलती है जूती, वो पाँव पटकती हुई बोली, और ये जो तुमने नसीब की बात की है ना, तो तुम मुंह धो रखो। तुमने अपने भतीजे से निको की जो बात पक्की की थी, मुझे तो अब वो सारा मामला ही खतरे में नजर आ रहा है। फजल दीन एक लालची इंसान है, मैं इसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। करम दीन ने बीवी को आंखें दिखाते हुए कहा, तुम हद से बढ़ रही हो। मेरे भाई को यूं बुरा भला कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। इससे पहले कि वो दोनों आपस में तल्ख व तुर्श बहस व तकरार शुरू कर देते, मैंने बीच बचाव करा दिया। ताहम इनकी गुफ्तगू से मुझे जो मालूमात हासिल हुई उसकी तफसील कुछ यूं है। करम दीन की बीवी जीनत बीवी अपनी बेटी निको की शादी अपने भांजे नादिर अली से करना चाहती थी, मगर इस रिश्ते के लिए करम दीन बिल्कुल तैयार नहीं था। वो अपने भतीजे कादिर बख्श से निको को बिहाना चाहता था। मियाँ बीवी की रस्साकशी में जीत मियाँ यानी करम दीन की हुई थी और निको की शादी कादिर बख्श से होना करार पाई थी। इस सिलसिले में करम दीन के बड़े भाई फजल दीन ने 15 तोला सोने के जेवरात की शर्त भी लगाई थी, जो करम दीन ने किसी न किसी तौर पूरी कर दी थी। ताहम इस शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी थे कि करम दीन के घर में चोरी हो गई थी। मुझे ये भी मालूम हो गया था कि निको का ताया फजल दीन फोर्ट अब्बास के इलाके चक 294 में रहता था, जबकि जीनत बीबी की बहन और बहनोई हारूनाबाद के इलाके कोट हुजूर सिंह के रहने वाले थे। मैं लगभग आधा घंटा मजीद वहां रुका। इस दौरान में मैं करम दीन से मुख्तलिफ सवालात करता रहा। मैंने खास तौर पर उसकी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई, करम दीन, मैंने जाए वकुआ का अच्छी तरह जायजा लिया है, मैंने ठोस लहजे में कहा, और जो बात मैंने नोट की है इससे तुम इनकार नहीं कर सकते। ऐसी क्या बात है जनाब। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, कमरे की हालत देखकर तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। वो थोड़ी देर तक आंखें फाड़ फाड़ कर चारों जानिब देखता रहा, फिर शकस्त खुदा अंदाज में मुझे देखते हुए बोला, मैं कुछ नहीं समझा थानेदार साहब। मैं समझाता हूँ, मैंने असबात में सर हिलाते हुए कहा। इस कमरे की हालत से अंदाजा होता है कि चोर को जस्ती ट्रंक तलाश करने के लिए किसी किस्म की तगोदो नहीं करना पड़ी। वो आया और बड़े आराम से ट्रंक यहाँ से निकाल कर ले गया। उसने किसी चीज को छेड़ा न, ट्रंक को ढूंढने के लिए उसे उठापटक करना पड़ी। एक लम्हे को रुककर मैंने सवालिया नजर से उसे देखा और पूछा, क्या ये गैर मामूली बात नहीं है। उसकी आंखों में पाई जाने वाली हैरत में मुझे जोश की आमेजिश नजर आई, ताहम ये जोश खासा दबा दबा सा था। वो कदरे धीमी आवाज में बोला, थानेदार साहब, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। अब ध्यान गया है तो क्या कहते हो, मैंने पूछा। वो बोला, वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लगता है कि चोर को अच्छी तरह ये बात मालूम थी कि जस्ती ट्रंक कहाँ रखा गया था, और तुम्हारा ये दावा है कि ये राज तुम तीनों के सिवा किसी को मालूम नहीं था। इस बात का तो मुझे पक्का यकीन है सरकार, वो पुरवसूख अंदाज में बोला। फिर इस नामालूम चोर के बारे में क्या कहते हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा जनाब। इस समझ में न आने वाली कौन सी बात है इसमें, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। चोरी की वारदात के शवाहिद से पता चलता है कि चोर जस्सी ट्रंक के क़याम मकाम से अच्छी तरह वाकिफ था। अब दो ही सूरतें हैं। एक लम्हे को रुककर मैंने खोजने वाली नजर से करमदीन को देखा। वो इस्तरारी अंदाज में गोया हुआ, कौन सी 2 सूरतें जनाब। पहली सूरत तो यह है कि तुम तीनों में से किसी ने जस्सी ट्रंक के राज को अफशा किया है, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, और दूसरी सूरत यह है कि तुम्हारा दावा खोखला है। वो उलझन ज़दा लहजे में बोला, कौन सा दावा जनाब। वही दावा, करमदीन ने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, कि तुम तीनों के सिवा कोई चौथा शख्स इस राज से वाकिफ नहीं। वो इस परेशानी से मुझे तकने लगा। मैंने कहा, मेरी बात गौर से सुनो करमदीन, अगर वाकई तुम लोगों ने किसी और शख्स को इस जस्ती ट्रंक की भनक भी नहीं पड़ने दी थी, तो फिर पूरे वसूख से ये बात कही जा सकती है कि तुम्हारे अलावा
भी कोई शख्स तुम्हारी मताए हयात से आगा था। अब वो शख्स खुद चोर भी हो सकता था और कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसने किसी चोर से तुम्हारे घर में चोरी करवाई हो। एक लम्हे के वक्फे से मैंने हतमी अंदाज में कहा, करमदीन, इस चोरी में किसी भेदी का हाथ नजर आ रहा है। वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, मगर ऐसा शख्स कौन हो सकता है? ये तो तुम ही बता सकते हो, मैंने कहा। मेरे दिमाग में तो कोई नाम नहीं आ रहा। मैंने पुरजोर अल्फाज में कहा, करमदीन, तुमने बताया था कि जब तुम बेदार होने के बाद छत से नीचे आए तो घर का बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, और तुम्हारा कहना है कि रात तुमने सोने से पहले बैरूनी दरवाजे को ताला भी लगा दिया था? एक लम्हे को रुककर मैंने उसकी आंखों में झांका और कहा, इससे भी यही बात जाहिर होती है कि चोर तुम्हारे और तुम्हारे घर के बारे में बसी मालूमात रखता था। मुमकिन है कि इसके पास तुम्हारे घर के बैरूनी दरवाजे पर लगे ताले की चाबी भी हो। वो बेयकीनी से मुझे देखने लगा और कमजोर सी आवाज में बोला, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है थानेदार साहब। मैंने कहा, करमदीन, अभी थोड़ी देर पहले तुमने अपनी घरवाली से जो बहस व मुबाहिसा किया है, उससे मैंने ये नतीजा अखज़ किया है कि जीनत की बहन शाइस्ता बेगम तुम्हारी इस फैसले से सख्त नाखुश थी कि तुम निको की शादी अपने भतीजे कादिर बख्श से करने जा रहे थे। ये बात तो है सरकार, वो हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोला। मेरी साली शाइस्ता तो क्या, खुद मेरी घरवाली जीनत भी मेरे इस फैसले से खासी चिड़ी हुई है। बात बात पर ताने देती है और लड़ाई झगड़े का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। करमदीन के इस तबसरे पर जीनत ने नागवारी से घूरकर शौहर को देखा, मगर जबान से कुछ नहीं कहा। मैंने जीनत को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारी क्या राय है इस सिलसिले में? इसमें राय की क्या ज़रूरत है? वो मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, जब किसी की ख्वाहिश को बुरी तरह रद्द किया जाता है तो नाराज़गी तो पैदा हो ही जाती है। आखिर मेरे भांजे नादिर अली में किस चीज़ की कमी थी? वो खूबसूरत है, जवान है, साहिब हैसियत है, क्या नहीं है उसके पास? मैंने उसकी तकरीर को हाथ के इशारे से ब्रेक लगाते हुए कहा, जीनत, तुम्हारे ख्याल में ये दुश्मनी किसने की होगी? वो उलझन ज़दा अंदाज में मुझे देखने लगी। मैंने वजाहती लहजे में कहा, मेरा मतलब ये है कि इस चोरी में तुम्हारे किस दुश्मन का हाथ हो सकता है? जाहिर है ये काम कोई दोस्त तो कर नहीं सकता। वो सादा से लहजे में बोली, हमारा तो कोई दुश्मन नहीं थानेदार साहब, ये पता चलाना तो आपका काम है कि चोर कौन है और उसने किस दुश्मनी में चोरी की है। तुम ठीक कहती हो, मैंने कहा, ये वाकई मेरा काम है। चोरी की ये वारदात मेरे थाने की हुदूद में हुई है, इसका सुराग मैं ही लगाऊंगा और चोर को करारे वाकई सजा भी दिलवाऊंगा। दोनों मियाँ बीवी शुक्रगुजार नज़र से मुझे तकने लगे। मैं थोड़ी देर बाद मजीद इन्हें तसल्ली दिलासी देने के बाद एएसआई कामिशा के साथ थाने की जानिब रवाना हो गया। रास्ते में हमारे दरमियान जस्सी ट्रंक की चोरी मौजूए गुफ्तगू बनी रही। कामिशा ने कहा, मलिक साहब, मेरा ध्यान तो बार बार बूटा डंगर चोर की तरफ जा रहा है। बूटा डंगर चोर की ताज़ा तरीन वारदात के बारे में कामिशा को सब कुछ मालूम था। गुज़िश्ता रात मंचनाबाद से एएसआई फिरोज बूटा की तलाश में मेरे थाने आया था और आज सुबह मुझे मालूम हुआ था कि वो बूटा के ताक़ुब में दरिया की जानिब गया था। फिरोज के साथ कांस्टेबल अल्लादिता और खोजी चरागदीन भी थे। मैंने कहा, कामिशा, तुम मौजूदा हालात की रोशनी में बिल्कुल दुरुस्त रुख पर सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे ख्याल से मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करूँगा। वो क्यों मलिक साहब? वो इसलिए कामिशा, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। मेरा तज्जिया ये है कि मवेशी वगैरह की चोरी में मुलव्विस अफराद उमूमन दूसरी नौइयत की चोरी चकारी में हाथ नहीं डालते। इनका अपना एक मखसूस मैदान और तरीका वारदात होता है। वो मालकान की नज़र बचाकर खुसूसन रात में ढोर डंगर चोरी करते हैं और किसी दूसरे इलाके में जाकर इन्हें फरोख्त कर देते हैं। चोरी के माल के दाम अगरचे अच्छे नहीं मिलते, ताहम माल को जल्द से जल्द ठिकाने लगाने की अहमियत होती है। इस सिलसिले में मवेशी चोरों के खरीदार भी मखसूस होते हैं। हो सकता है कि बूटा यहाँ मौजा लालिका में चोरी शुदा भैंसें फरोख्त करने के लिए आया हो और अब किसी और तरफ निकल गया हो। वो इस बात में सर को जुम्बिश देते हुए बोला, मैं आपकी बात को यकसर रद्द नहीं कर सकता मलिक साहब, मगर मेरे जहन में वही बात आ रही है जो मैंने आपको बताई है। चलें देखते हैं पर्दे के पीछे से क्या जाहिर होता है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। हम बातें करते हुए थाने आ गए।
यहाँ हमारे लिए बड़ी सनसनीखेज खबरें मौजूद थीं। मनचनाबाद वाला एएसआई अपने साथियों के साथ वापस आ गया था और मेरे कमरे में बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। मुझ पर नजर पड़ते ही वो उठकर खड़ा हो गया। मलिक साहब, इसने इज़्तिरारी लहजे में मुझे मुखातिब करते हुए कहा, बूटा तो हमारे हाथ से निकल गया, मगर हम दरिया के किनारे एक लाश दरियाफ्त करके आए हैं। ये इतला धमाका खेज थी। मैंने पूछा, बूटा तुम्हारे हाथ से निकलकर कहाँ चला गया और ये लाश का क्या चक्कर है भाई? एएसआई फिरोज ने तफसील बताते हुए कहा, मलिक साहब, आज सुबह खोजी चिरागती ने मुझे बताया था कि बूटा के कदमों का एक खुरा एक जगह से दरिया की जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है। मैं फौरन खोजी के साथ, एक मिनट, मैंने किता कलामी करते हुए कहा, रात तुमने बताया था कि तुम लोगों ने अच्छी तरह चेक कर लिया है कि बूटा इस इलाके में दाखिल तो हुआ है, मगर यहाँ से बाहर जाने के आसार नहीं मिले, और अब तुम कह रहे हो कि सुबह चिरागती ने इसका खुरा ढूंढ निकाला है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो रात किसी वक्त या सुबह यहाँ से रवाना हुआ है, और ये भी कि उसका क़याम इसी थाने की हुदूद में रहा है और वो थाने से ज़्यादा दूर भी नहीं रहा होगा। आप वजह फरमा रहे हैं मलिक साहब, फिरोज ने तायदी अंदाज में कहा। मैं भी इन्हीं खतूत पर सोच रहा हूँ। अफसोसनाक बात तो यह है कि वह हाथ आता आता निकल गया। अब ये भी बता दो कि बूटा किस तरफ निकल गया है? वो बोला, हम बूटा के कदमों का ताक़ुब करते हुए दरिया के किनारे जा पहुंचे थे। दरिया का किनारे का ये हिस्सा लालिका और कासमिका के दरमियान पड़ता है। दरिया की दूसरी जानिब ज़िला साहिवाल है। मुझे यकीन है कि बूटा दरिया की दूसरी सिमत फरार हो गया है, क्योंकि हमने किनारे के साथ मशरिक और मगरिब की जानिब काफ़ी दूर तक जाकर देख लिया है, लेकिन किसी भी तरफ उसका खुरा नहीं मिल सका। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, फिर एक फौरी ख्याल के तहत पूछा, फिरोज, तुमने मसरूका 7 भैंसों के बारे में कुछ नहीं बताया। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया, मेरा मतलब है कि उनके खुरे का क्या हुआ? फिरोज ने जवाब दिया कि उनका खुरा नहीं मिल सका, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि बूटा ने वो 7 भैंसें यहीं लालिका ही में ठिकाने लगा दी हैं और खुद दरिया पार करके साहिवाल की तरफ निकल गया है। ये चोर लुटेरे तैराकी के भी माहिर होते हैं। हाँ, ये बात तो है, मैंने कहा और फिर पूछा, फिरोज, तुमने किसी लाश की दरियाफ्त का भी जिक्र किया था? फिरोज ने सनसनीखेज अंदाज में बताया, मलिक साहब, हम दरिया सतलज के किनारे के साथ साथ बूटा का खुरा ढूंढ रहे थे कि एक मकाम पर हमें एक जस्ती ट्रंक पड़ा नजर आया और तजस्सुस के हाथों हम इस संदूक के पास चले गए। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मैं बोल उठा, जस्ती संदूक से तुम्हारी मुराद जस्ती ट्रंक है ना? फिरोज के इंकिशाफ ने मुझे बेचैन कर दिया था। जस्ती ट्रंक का जिक्र किसी भी तौर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मेरे सवाल के जवाब में फिरोज ने बताया, मलिक साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं गलती से जस्ती संदूक कह बैठा हूँ। दरअसल वो जस्ती ट्रंक ही था। और एक लम्हे को रुककर उसने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा और फिर बोला, और मैंने जिस लाश का जिक्र किया है वो इसी संदूक यानी ट्रंक के अंदर रखी हुई है। करमदीन उर्फ करमू के घर से जो जस्ती ट्रंक चोरी हुआ था वो तलाई ज़ेवरात, अरूसी मलबूसात और नकदी वगैरह से भरा हुआ था, और एएसआई फिरोज किसी जस्ती ट्रंक में एक लाश का जिक्र कर रहा था। क्या इन दोनों ट्रंकों में कोई ताल्लुक हो सकता था? मेरे जहन में इस वक्त मुत्तइद सवालात डूब और उभर रहे थे। मैंने सूरत हाल को वाज़े करने के लिए मेहमान एएसआई से पूछा, जस्ती ट्रंक के अंदर पाई जाने वाली लाश किसकी हो सकती है और किसकी है? वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला, मैं नहीं जानता मलिक साहब, मेरे लिए वो शख्स अजनबी है। मैंने अपनी अब तक की ज़िंदगी में इसे पहले कहीं नहीं देखा। तुमने ट्रंक को खुद खोला था या वो पहले से खुला हुआ था? मैंने पूछा। फिरोज ने जवाब दिया कि ट्रंक तो मैंने ही खोला था, मगर क्या? मैंने उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही कहा। वो बोला, मगर ये जनाब कि ट्रंक तो बंद था, लेकिन इसका ताला टूटा हुआ था। वो टूटा हुआ ताला ट्रंक की कुंडी में झूल रहा था। मैंने अंदरूनी तजस्सुस के हाथों ट्रंक का ढक्कन खोल कर देखा तो मेरे औसान खता हो गए। अंदर एक नौजवान की लाश रखी हुई थी। क्या तुम्हें यकीन है कि वो शख्स मर चुका था? 100% यकीन है जनाब। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा मुशाहिदा बड़ा गहरा है, मैंने ख्याल अंगेज लहजे में कहा। वो बोला, जनाब, मैं अपनी तारीफ तो नहीं करूँगा, मगर ये हकीकत है कि मेरा मुशाहिदा और याददाश्त बहुत मजबूत है,
لیکن اس نوجوان کو دیکھ کر تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں۔ کیوں؟ اس نوجوان کے ساتھ ایسا کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، اس کے سینے میں ایک خنجر دستے تک پیوست ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ گویا اس نامعلوم نوجوان کے سینے میں خنجر گھونپ کر اسے حوالہ موت کیا گیا ہے۔ بالکل یہی بات نظر آتی ہے ملک صاحب، اس نے تائید کی۔ میرا ذہن اس وقت بڑی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ مختلف واقعات ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ کرم دین کے گھر سے قیمتی ساز و سامان والا ٹرنک چوری ہوا تھا۔ بوٹا ڈنگر چور دریا کے جس حصے یا مقام سے غائب ہوا تھا، اس کے قریب ہی لاش والا جستی ٹرنک پایا گیا تھا۔ میں مویشی پر بوٹا، نامعلوم مقتول نوجوان اور جستی ٹرنک کے بیچ الجھ کر رہ گیا تھا۔ فوری طور پر جو امکانات نظر آ رہے تھے وہ کچھ یوں تھے۔ بوٹا اور نامعلوم مقتول نوجوان نے مل کر کرم دین کے گھر میں نقب لگائی ہوگی۔ وہ جستی ٹرنک کو دریا کے کنارے تک لے آئے ہوں گے۔ یہاں کسی بات پر ان دونوں میں اختلاف ہو گیا ہوگا، جس کے نتیجے میں بوٹا نے مذکورہ نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار کر ٹرنک کا قیمتی سامان سمیٹا ہوگا اور دریا پار کر کے ساحل کی جانب نکل گیا ہوگا۔ ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ مقتول نوجوان ہی اصل چور ہو۔ وہ ٹرنک کے ساتھ دریا کے کنارے پہنچا ہو، جہاں بوٹا سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی اور بوٹا اسے ٹھکانے لگا کر چلتا بنا ہو۔ صورت کوئی بھی رہی ہو، لیکن ایک بات طے تھی اور وہ یہ کہ نامعلوم نوجوان کو ٹرنک کی قیمتی اشیاء ہی کی وجہ سے قتل کیا گیا ہوگا۔ یہ وہ اندازے تھے جو میں نے قائم کیے تھے۔ ان میں کچھ اندازہ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ مثلاً میرے اندازوں کی بنیاد اس بات پر تھی کہ جس جستی ٹرنک میں نامعلوم نوجوان کی لاش پائی گئی تھی وہ وہی ٹرنک تھا جو کرم دین کے گھر سے چوری ہوا تھا۔ اگر ایسا نہیں تھا تو عین ممکن تھا کہ ایک بالکل مختلف کہانی سامنے آتی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت ASI کامی شاہ سے کہا، تم کسی مستعد کانسٹیبل کو بھیج کر کرم دین کو تھانے بلوا لو، ہم اسے ساتھ لے کر دریا کی جانب جائیں گے۔ جستی ٹرنک کی شناخت اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کامی شاہ میرے حکم کی تعمیل کے لیے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آ کر بتایا کہ میں نے کانسٹیبل فقیر احمد کو کرمو چاچا کے گھر کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ اس وقت دوپہر اپنے جوبن پر تھی۔ یہ کھانے کا وقت تھا۔ میں نے کامی شاہ سے کہا کہ وہ مہمانوں کے لیے اور خود اپنے لیے بھی کھانے کا بندوبست کرے، تاکہ اس نیک کام سے فارغ ہونے کے بعد ہم دریا کی طرف روانہ ہو سکیں۔ دراصل میں کرم دین کا انتظار کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ساتھ جانا بے حد ضروری تھا۔ ویسے میں نے فوری طور پر 2 سپاہیوں کو دریا کی جانب بھیج دیا تھا تاکہ وہ جستی ٹرنک کو اپنی نگرانی میں لے لیں۔ یہ احتیاط بے حد ضروری تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر ہم کھانے سے فارغ ہو گئے۔ اس دوران میں کرم دین بھی تھانے میں لایا جا چکا تھا۔ وہ اس بات سے واقف نہیں تھا کہ اسے یہاں کیوں بلوایا گیا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا آپ نے چور کو پکڑ لیا ہے؟ کرم دین کے سوال پر ASI فیروز نے چونک کر اسے دیکھا۔ فیروز کو ابھی تک میں نے جستی ٹرنک کی چوری کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ فیروز کی الجھن نما حیرت کو دور کرنے کے لیے میں نے مختصر الفاظ میں اسے اس واقعے سے آگاہ کیا۔ پھر کرم دین کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، کرم دین، چور تو ابھی تک ہاتھ نہیں آیا، لیکن ایک جستی ٹرنک ملنے کی خبر ملی ہے۔ کہاں ہے وہ جستی ٹرنک؟ وہ بے تابی سے بولا، دریا کے کنارے پر۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اس نے پوچھا، کیا میرا قیمتی سامان اس میں موجود ہے؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ تمہارا سامان تو اس میں نہیں پایا گیا، البتہ اس کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ بھی کچھ کم قیمتی نہیں ہے۔ کیا ہے جی اس ٹرنک کے اندر؟ ایک نوجوان شخص کی لاش، میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا۔ لاش؟ وہ پورے وجود سے کانپ اٹھا۔ پھر وہ میرا ٹرنک نہیں ہو سکتا۔ میرے ٹرنک میں تو جناب 15 تولے سونے کے زیورات، 20 جوڑے قیمتی ریشمی کپڑے اور 5,000 روپے نقد تھے۔ میں نے کہا، ممکن ہے وہ تمہارا ٹرنک نہ ہو؟ میں نے تمہیں اسی لیے تھانے بلوایا ہے کہ تم ہمارے ساتھ دریا پر جا کر اس ٹرنک کی شناخت کر سکو، جس میں کسی بدقسمت اور نامعلوم نوجوان کی لاش ملی ہے۔ وہ زبان سے تو کچھ نہیں بولا، اسبات میں یوں گردن ہلانے لگا جیسے وہ میرے بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہو۔ آئندہ 15-20 منٹ میں ہم تیار ہو کر تھانے سے روانہ ہو چکے تھے۔ میرے ساتھ کرم دین اور کامی شاہ کے علاوہ منچن آباد والے سرکاری مہمان بھی تھے۔ اس موقع پر کامی شاہ نے ایک مفید تجویز دی۔ اس نے کہا، ملک صاحب، کیوں نہ ہم کرمو چاچا کے گھر کی طرف سے ہو کر دریا کی جانب جائیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔
वो बोला, इस वक्त एक माहिर खोजी हमारे हमरा है जो जस्ती ट्रंक चुरा कर चोर करमदीन के घर से दरिया की जानिब गया होगा, तो इस रास्ते पर उसके कदमों का खुरा निकाला जा सकता है, क्योंकि दरिया की जानिब जाने वाला वाहिद रास्ता वही है जो खेतों में से होकर गुजरता है। तजवीज़ तो तुम्हारी माकूल है, मगर मुझे कामयाबी के ज़्यादा इम्कानात नज़र नहीं आ रहे कामिशा। मैंने कहा, तो मेरी बात का मतलब समझ रहे हो ना? कामिशा के बजाय खोजी चिरागतीन बोल उठा। मैं चंगी तरह समझ गया हूँ थानेदार साहब। कामिशा ने सवालिया नज़र से चिरागतीन को देखा। वो समझाने वाले अंदाज में बोला, मुझे जो बातें पता चली हैं इनके मुताबिक करमदीन के घर रात के पिछले पहर चोरी हुई है। अब तक इस वाक़ये को 10-12 घंटे गुजर चुके हैं। दरिया की सिमत जाने का चूंकि एक ही रास्ता है, इसलिए वहाँ बेशुमार लोगों के कदमों के निशानात होंगे, जिसकी वजह से चोर का खुरा निकालना खासा मुश्किल साबित होगा। फिर हम इस खुरे के नमूने से भी नावाकिफ हैं। एक लम्हे की तवक्कुफ से उसने पुरसोच अंदाज में कहा, वैसे एक बात है। इतना कहकर वो खामोश हो गया। मैंने पूछा, वो एक बात कौन सी है? उसने जवाब दिया, जनाब, अगर मैं करमदीन के घर से अपने काम का आगाज़ करूं तो मुमकिन है चोर का कोई सुराग मिल जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि चोरी के बाद से इस घर में ज़्यादा आमदोरफ्त लोगों की ना रही हो। ये तो मुमकिन नहीं है, करमदीन ने कहा। जब मेरे महल्लेदारों को पता चला कि मेरे घर में चोरी हो गई है तो वो खबरगिरी के लिए मेरे पास आना शुरू हो गए थे, और अब तक तो, एक लम्हे की तवक्कुफ से उसने अपनी बात को मुकम्मल किया, अब तक तो सैकड़ों अफराद आकर जा चुके हैं। बाबा चिरागतीन सोच में पड़ गया और फिर बोला, मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन अगर आपका हुक्म हो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। तुम ये कोशिश ज़रूर करो चिरागदीन, मैंने कहा। मैं कांस्टेबल अलादित्ता को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। तुम दोनों कदमों का सुराग लगाते हुए हमारे पास आ जाना, जब तक हम अब तक की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ खुरा निकालने के दौरान में हमारी रफ्तार बहुत सुस्त हो जाएगी, जबकि मैं जल्द से जल्द दरिया के किनारे पहुँचना चाहता हूँ। इस मौके पर मैंने करमदीन के मशवरे से एक और आदमी को भी चिरागदीन के हमरा कर दिया, ताकि रास्ते से नावाकफियत उसके खोज में रुकावट न बने। ये ज़रूरी इंतजामात करने के बाद हम दरिया सतलज के किनारे की जानिब रवाना हो गए। मेहमान एएसआई फिरोज़ की मय्यत में हम लोग मतलूबा मकाम पर पहुंच गए। मेरे भेजे हुए दोनों चाको चौबंद कांस्टेबल्स वहां मौजूद थे। हमें देखते ही वो टेंशन हो गए। वो दोनों दरिया के किनारे लगे एक दरख्त की छांव में खड़े थे। जस्ती ट्रंक पर निगाह पड़ते ही करमदीन चीख उठा, जनाब, ये तो मेरा ट्रंक है। इसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि कुर्बो जवार में दूर तक सुनाई दी होगी। मैंने आगे बढ़कर ट्रंक का सरसरी मुआयना किया। इसका ताला टूटा हुआ था, ताहम ढक्कन बंद था। टूटा हुआ ताला कुंडी में झूल रहा था। मैंने ट्रंक का ढक्कन उठा दिया। एएसआई का बयान 100% दुरुस्त था। ट्रंक के अंदर एक नौजवान की लाश नजर आ रही थी। मकतूल के सीने में खंजर पेवस्त था। गोरे चिट्टे नौजवान की उम्र 18-19 साल से ज़्यादा नहीं थी। इसके चेहरे पर हल्की हल्की मूछें दिखाई दे रही थीं। वो एक सेहतमंद गबरू था। मलमल के कुर्ते के नीचे उसने पापलेन का तहबंद बांध रखा था। उसका कद 6 फीट के करीब था। इसे ट्रंक में इस तरह ठूसा गया था कि इसकी टांगें घुटनों पर से मुड़ी हुई थीं। ताहम ऊपर का धड़ चित अंदाज में था और खंजर ऐन दिल के मकाम पर जिस्म में दाखिल किया गया था। वो 101% मर चुका था। बड़े हसरतनाक अंदाज में वो मौत का शिकार हुआ था। मैंने निगाह उठाकर करमदीन को देखा और इशारे से इसे अपने करीब बुलाया। वो करीब आया तो मैंने इससे कहा, क्या तुम इस नौजवान को जानते हो? वो थोड़ी देर तक बगौर नौजवान की लाश का जायजा लेता रहा, फिर नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं सरकार, मैं इसे नहीं जानता। मैं सोच में पड़ गया। करमदीन ने पूछा, थानेदार साहब, ये किसकी लाश है और इस ट्रंक का सामान कहाँ गया? मैं भी यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ करमदीन, मैंने जवाब दिया। कामिशा ने करमदीन से सवाल किया कि क्या तुम्हें यकीन है कि ये तुम्हारा ही ट्रंक है? मैं कसम खाने को तैयार हूँ जनाब, वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, ये बिल्कुल बिल्कुल वही ट्रंक है जिसमें मैंने निक्को के दाज का सामान जमा किया था। सूरत हाल अजीब व गरीब हो गई थी। वो जस्ती ट्रंक 2 बाई 4 फीट का था। इसमें रखा गया कीमती सामान गायब था और एक नामालूम नौजवान की लाश को इसमें फिट कर दिया गया था। ट्रंक की मजमूई गहराई 1.25 फीट के करीब थी, जिसमें ढक्कन की ऊंचाई भी शामिल थी। इस जमाने में फिंगरप्रिंट्स उठाने का रिवाज नहीं था और अदालत में भी फिंगरप्रिंट्स को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। मेरे थाने का सरकारी फोटोग्राफर इस रोज़ मौजूद नहीं था, ताहम मैंने कामिशा को ये फरीज़ा सौंप दिया था।
دریا کی جانب آنے سے پہلے ہم ایک کیمرہ بھی ساتھ لے آئے تھے۔ کامیشا کو آرٹ سے بھی دلچسپی تھی اور وہ شاعری بھی کرتا تھا۔ میرے حکم پر کامیشا نے جستی ٹرنک اور اس میں موجود انسانی لاش کو مختلف زاویوں سے عکس بند کیا۔ اس دوران میں نے چائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کر لیا۔